ओके, तो मुझे ऐसा लगा कि आवाज जो है वो सही से नहीं आ रही है। दैट्स वाई उस वीडियो को मैंने रिकॉर्ड करते हुए रोक दिया। तो कंटिन्यू करते हैं। तो आप देखो फटाफट सारे स्टूडेंट्स, जो अपना सवाल था, सवाल ये है कि 5000 स्क्वायर मीटर के लिए आपने एक एसेट्स को लीज पे ले लिया। लीज रेंटल जब आप बुक कर रहे हो तो आपको क्या उम्मीद है कि आपको 10 साल तक इस एसेट्स को यूज करना है। 10 साल तक एसेट्स को यूज करेंगे, बट जैसे ही हमने कितने साल कंप्लीट कर लिए हैं, 6 साल कंप्लीट कर लिए हैं, तो अब लग रहा है नहीं, 4 साल से लीज टर्म क्या होना चाहिए और एक्सटेंड होना चाहिए। तो चलो यहां ध्यान दो, सारे बच्चे ध्यान देंगे। ये रहा हमारा 1 to 10 ईयर। तो जब इनिशियल रिकॉग्निशन करेंगे हम, तो जो लीज लायबिलिटी है अपना, वह लीज लायबिलिटी कितनी होगी? 1 लाख रुपए का रेंट देना मुझे, 1 लाख इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 10% के लिए 10 सालों तक के लिए। तो ये हम कैलकुलेट कर लेंगे, कुछ इसमें दिक्कत नहीं है। तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 7,35,900। ये आप इनिशियल रिकॉग्निशन कर लेंगे। अब क्या हो रहा है आगे? आगे अब क्या हो रहा है देखो, अब तुमने 6 साल अकाउंटिंग कर ली। 7th ईयर के बिगिनिंग में, 7th ईयर के बिगिनिंग में आपको ये देखना है, 6 साल बीत गया, मान लो ये 6 साल है। ये 6 साल की अकाउंटिंग हमने कंप्लीट, 6 ईयर कंप्लीट कर लिया मैंने। अब मेरे पास जो बचे हुए हैं ओरिजिनली, ओरिजिनली कितने साल बचे हुए हैं? तो ओरिजिनली मेरे पास अब 4 साल ही बचे हुए हैं। जो ओरिजिनल है उसे मैं बिल्कुल ब्लैक से ही लिख रहा कि ये अपना ओरिजिनल अपना 4 साल ही बचा हुआ है। ये ओरिजिनल एरिया है अपना। मैंने कहा 6 साल की अकाउंटिंग तुमने कर ली, ये बीत गया, पास्ट। ये हमारे पास आने वाला है, ये 4 साल आने वाला है। बट अब 4 साल ही नहीं आएगा। मैंने कहा मैंने लीज को एक्सटेंड कर दिया। लीज को एक्सटेंड कर दिया मतलब अब मुझे ये 4 साल जो है इसको भी मुझे देखना है। हालांकि यहाँ भी आपको 1 लाख का ही रेंट देना है, यहाँ भी आपको 1 लाख का ही रेंट देना है। तो अब इस पॉइंट पे खड़े होके क्या दिख रहा है तुमको? 4 साल यहाँ दिख रहा है तुमको और 4 साल तुमको यहाँ दिख रहा है। तो सबसे पहले जो तुम मेजरमेंट, कब मेजरमेंट करेंगे? तो अभी थियरी में मैंने समझाया, लीज लायबिलिटी shall be remeasured on the date of modification, that is extension, in the beginning of 7th ईयर। और ध्यान ये रखना है कि आपको जो रेंट पे करना है वो रेंट कब पे कर रहे हो? बिगिनिंग में पे नहीं कर रहे हो, रेंट तो 7th ईयर के एंड से पे करोगे। मतलब तुम सोच रहे हो यहाँ पे आप रीमेजरमेंट सोच रहे हो यहाँ पे, बट पेमेंट आप यहाँ करोगे। तो प्रेजेंट वैल्यू आप इसके अकॉर्डिंगली लोगे। यहाँ प्रेजेंट वैल्यू 1 नहीं आएगा जो हम इससे पहले सवाल करते थे। चलिए इतने का आप स्क्रीनशॉट लो, जो भी लेना है आप लो, इसको लिखो। रोकने का मिल गया आपको मौका। अब मैं इसको हटा रहा। अब मुझे कहाँ जाना है? मुझे जाना है कि लीज लायबिलिटी शैल बी रीमेजर्ड ऑन द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन। चलिए तो अब आ जाओ, बताओ मुझे लीज लायबिलिटी बिफोर मॉडिफिकेशन, that is
ऑन द बिगिनिंग ऑफ 7th ईयर। ऑन द बिगिनिंग ऑफ 7th ईयर बोलो या तुम बोलो एट द एंड ऑफ 6th ईयर। ये लीज लायबिलिटी आपको बुक करना पड़ेगा, ये लीज लायबिलिटी अपना है क्या। तो टेबल बनाना आपके लिए क्या हो गया, जरूरी। तो यहां बनाओगे आप लोन टेबल, और ये हमने अभी तक जो बुक किया इनिशियली वो कितना परसेंट पे किया था हमने, 6% के ऊपर हमने बुक किया था। अभी मैंने लायबिलिटी जो इनिशियल रिकॉग्निशन की थी, तो यहां आप फटाफट लिखोगे ईयर, फिर मैंने कहा ये ओपनिंग लायबिलिटी है, फिर ये इंटरेस्ट होगा, फिर ये पेमेंट होगा, और ये आएगा अपना क्लोजिंग लायबिलिटी। चलो आ जाओ, 1 2 3 4 5 और 6th ईयर में आपको रुक जाना है, आगे नहीं जाना है। आगे तो मॉडिफिकेशन हो रहा है, 7 ईयर के बिगिनिंग में मॉडिफिकेशन हो रहा है। तो ये इनिशियल रिकॉग्निशन हमने किया था 7,35,900 आया था, इसका आप ले लो इंटरेस्ट 6%, तो ये आ जाएगा 44154। फिर आप 1 लाख रुपए का पेमेंट कर दोगे, तो क्लोजिंग लायबिलिटी आपका आ जाएगा 680,054। फिर ये आ गया 680,054। फिर इसका आप ले लो 6%, 40803। फिर 1 लाख रुपए का पेमेंट कर दो, ये आपका आ गया 620,857, 620,857। फिर निकालो इंटरेस्ट 37251, 1 लाख का पेमेंट करो, ये आपका आ गया 558108। फिर ये आपका आ गया 558108, 6% निकालो, 33486, 1 लाख रुपए का पेमेंट कर दो, ये आपका आ जाएगा 491594, 491594 आ जाएगा, ये आपका 29496 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 1 लाख, और ये आपका आ जाएगा 4,21,090। फिर ये आपका आ गया 4,21,090। फिर इस पे क्या करो आप, इंटरेस्ट ले लो 25265, और 1 लाख रुपए का आप क्या कर दो, पेमेंट कर दो। तो ये अपना कितना आ गया बताओ, ये आ गया अपना 346,355। दिस इज द क्लोजिंग लायबिलिटी। ये अपना दोस्त क्लोजिंग लायबिलिटी आ गया रीमेजरमेंट के डेट पे। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। तो ये अपना आ गया मॉडिफिकेशन के पहले, मॉडिफिकेशन के पहले ये अपना क्लोजिंग लायबिलिटी आ गया 346,355। तो ये अपना था स्टेप 1, इसको हम बोल सकते हैं। अब क्या देखेंगे हम, ये तो हमने 6 साल तक अकाउंटिंग कर ली, बट 6 साल के बाद जो आगे की दुनिया है, आगे की दुनिया में ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का तो 4 साल है ही है, फर्दर कॉन्ट्रैक्ट को ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट से आगे 4 साल बढ़ाना है। तो 4 साल ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का और न्यू कॉन्ट्रैक्ट का 4 साल, तो 4 और 4 कितना हो गया, 8 साल। 8 साल के लिए आपको फिर से क्या करना है, न्यू लायबिलिटी आपको ढूंढनी है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है, जो भी लेना आप ले लेंगे। चलिए अब आ जाओ स्टेप 2 पे। स्टेप 2 क्या बोल रहा है, स्टेप 2 में आप करेंगे
remeasurement of lease liability for further 8 ईयर, आने वाले 8 सालों के लिए। तो न्यू लायबिलिटी आपका होगा, आपने सवाल को पढ़ा होगा तो सवाल में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको 1 लाख रुपए का ही रेंट देना है, रेंट में कोई चेंज नहीं करने हैं। तो रेंट में कोई चेंज नहीं करना है, तो आइए यहाँ पे 8 सालों के लिए IRR जो आप लेंगे, आप सिग्निफिकेंट चेंज है तो नया वाला IRR कितना लेंगे, 7% लेंगे। तो 1 लाख इंटू PVAF 7% के लिए 8 सालों के लिए आप निकालो, ये निकाल लोगे आप, ये आपका आ जाएगा 5,97,100। तो अब आ जाओ स्टेप 3 में। न्यू लायबिलिटी आपका आ गया 5,97,100, ओल्ड लायबिलिटी बिफोर मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन के पहले जो लायबिलिटी आया था वह लायबिलिटी अपना आया था 346,355। तो लायबिलिटी बढ़नी चाहिए, कितने से बढ़नी चाहिए लायबिलिटी, तो 2,50,745 से अपना लायबिलिटी बढ़ना चाहिए। तो लायबिलिटी यदि बढ़ा तो अपना एसेट्स भी बढ़ेगा। तो जर्नल एंट्री जो इसकी होगी वो होगी ROU एसेट्स डेबिट टू लीज लायबिलिटी, बढ़ गया भाड़ा अपना 250,745, 250,745। जल्दी से इसको लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब हम करेंगे इलिस्ट्रेशन 35। ये था अपना स्टेप 3। अब आ जाओ बच्चे इलिस्ट्रेशन कौन सा 35 में। थर्टी फाइव क्या बोल रहा है, देखो यहाँ बच्चे, यहाँ है डिक्रीज इन स्कोप ऑफ लीज। जब भी डिक्रीज होगा इन स्कोप ऑफ लीज तो इंडिया 116 क्या बोलता है, आपको क्या करना है, डी रिकॉग्निशन। जब भी अपना डिक्रीज होगा तो आपको करना है डी रिकॉग्नाइज, यानी डी रिकॉग्निशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी which shall reflect decrease in scope of lease agreement and its impact on P&L account of lessee। ये आपको ध्यान रखना है, जब भी लीज के स्कोप में डिक्रीज हो रहा है तो आपको ऐसे काम करना है कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज को डी रिकॉग्नाइज करना है। चाहे डी रिकॉग्नाइज तुम पार्शियली करो या तुम फुल्ली करो। तो सर ये पार्शियली क्या है, ये फुल्ली क्या है, तो अभी हम सवाल करेंगे तो उसके थ्रू हम इसको अच्छे से समझ जाएंगे।
तो 35 को फिर से एक बार सभी लोग पढ़ने पे ध्यान दें कि 35 क्या बोल रहा है। लेसी एंटर इनटू अ 10-year लीज फॉर 5000 स्क्वायर मीटर ऑफ ऑफिस स्पेस। तो फटाफट देखो, एक ऑफिस स्पेस चाहिए अपने को, फाइव 5000 स्क्वायर फीट के लिए चाहिए 10 साल के लिए, एन इज इक्वल टू 10 ईयर। द एनुअल लीज पेमेंट आर 50,000 पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो ठीक है, एरियर रेंट है, साल के अंत में आपको पे करना है 50,000, अब फ्रंट नहीं पे करना है। द इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट फिर से नहीं है, तो आईबीआर दिया हुआ है। आईबीआर कितना दिया हुआ है? तो आईबीआर दिया हुआ है 6% पर एनम। ओके, तो ये जो 10 साल के लिए इन्होंने लिया था, अब छठे साल के बिगिनिंग में लेसर एंड लेसी ने अमेंड किया और इन्होंने कहा कि 5000 स्क्वायर फीट जो है ना, इस स्क्वायर फीट को मैं यहाँ पे छोटा कर रहा हूँ, 5000 स्क्वायर फीट को छोटा कर देना है। अब मुझे क्या चाहिए? 2500 स्क्वायर फीट ही चाहिए। तो बताओ डी रिकॉग्निशन क्या दिख रहा है तुमको? ये जो एसेट्स है ये 5000 स्क्वायर फीट है, इस 5000 स्क्वायर फीट के बदले अब तुम्हें बस 2500 स्क्वायर फीट का ही एरिया मिल रहा है। तुम्हारा कितना डी रिकॉग्निशन होना चाहिए बताओ? कॉमन सेंस की बात है, 5000 स्क्वायर फीट की काउंटिंग कर रहे थे, अब बिल्कुल 2500 की हो गई, तो डी रिकॉग्निशन कितना से होगा? डी रिकॉग्निशन बाय कितना परसेंट बोलो? 50% ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब चूंकि मैंने एरिया कम कर दिया, तो जो रेंटल में पे करना था 50,000, वह रेंटल आपका कम हो गया, और रेंट जो आपको पे करना है, अब रेंट कितना पे करना है तुमको? तो रेंट अब तुमको 30,000 ही पे करना है। बहुत बढ़िया, यानी आपके रेंट भी कम कर दिए गए, और ये एट द बिगिनिंग ऑफ 6 ईयर हुआ है। तो मतलब ये हुआ कि पहले तो तुम 10 साल का सपना देख रहे थे, 10 साल का तुम ख्वाब देख रहे थे, औकात बहुत तक मारा, तो तुम 10 साल का ख्वाब देख रहे हो यहाँ पे। बट अब क्या हुआ, कुछ समय के बाद जैसे ही तुम यहाँ पे आए, आधी जिंदगी तुमने कंप्लीट कर ली है, आधा जिंदगी तुम्हारा समाप्त हो गया। अब ये जो आधा जिंदगी है तुम्हारा, ये आधी जिंदगी, ये तुम 100% एसेट्स लिए थे, 5 साल तुम्हारा बीत गया, अब तुम आ गए 50% पे, और एरिया कम हो गया। तो जहां तुम ख्वाब देख रहे थे कि रेंटल कितना पे करेंगे 50,000, अब जो तुम्हारा रेंटल है वो कितना जाने वाला है? 30,000। तो ये वाला जो 5 साल है, इस 5 साल को तुमको रीमेजरमेंट भी करना पड़ेगा। आई थिंक आपको बात आ गई होगी समझ में, कि जो सपना हम देखे यहाँ पे 10 साल का देखे, बट 5 साल के अकाउंटिंग करने के बाद 5 साल तक हमने 100% के लिए अकाउंटिंग की, और जो फर्दर अपने को 5 साल दिख रहा है, ये वाला जो 5 साल अपने को दिख रहा है, यहाँ जो अकाउंटिंग होगी अब वह 30,000 रुपया ही जाएंगे, और आधे ही एसेट्स आपको मिलेंगे। कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो बस ध्यान रखना है कि डी रिकॉग्निशन कैसे हम करेंगे, इस पे थोड़ा सा हम रुक करके, यहाँ पे पार्शियली होगा, 50% ही डी रिकॉग्निशन होगा, जो एसेट्स को देख के ही पता चल रहा है। चलिए दोस्तों, आइए, तो सबसे पहले यहाँ पे इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ लीज लायबिलिटी, कितना रेंट देंगे? 50,000 पूरे जगह के लिए। पीवीएफ, पीवीएफ फिर से कितना दिया हुआ है? 6%। पीवीएफ जो देना आपको देना है 6% का देना है। तो इसको निकाल लो, ये आप कैलकुलेट करो, ये आ जाएगा आपका 367,950। मॉडिफिकेशन डेट कौन सा है? मॉडिफिकेशन डेट आपको क्या ढूंढना है?
book value of assets and liability on modification डेट। मॉडिफिकेशन डेट पे आपको एसेट्स और लायबिलिटीज की बुक वैल्यू आपको ढूंढनी है। तो देखो बच्चे, ईयर हमारे पास कितना ईयर है? सवाल में लिखा हुआ है कि 5 साल बीतने के बाद, तो 5 साल तक वाले जो ईयर 1 2 3 4 और 5, ये मैं लीज लायबिलिटी की बात कर रहा इधर, और इधर मैं बात करूंगा एसेट्स के लिए, इधर बात कर रहा मैं लायबिलिटी के लिए। तो ओपनिंग बैलेंस कितना ले लूंगा मैं? 367950। फिर इंटरेस्ट लो, इंटरेस्ट कितना परसेंट पे? 6% पे इंटरेस्ट लो, तो 6% पे जो इंटरेस्ट आएगा तुम्हारा वो आएगा 22077 22077। पेमेंट, पेमेंट तुम कितना दे रहे हो? 100% के लिए 50,000। तो ये क्लोजिंग बैलेंस आएगा तुम्हारा 340027। तो इसको ले आओ यहाँ पे 340027। फिर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करो 20402। फिर पेमेंट कर दो 50,000, तो आपका ये बैलेंस आ जाएगा 310429। 310, फिर यहाँ आ जाओ 310429। फिर इस पे इंटरेस्ट निकाले तो 18626 का तुम्हारा इंटरेस्ट आ जाएगा। 50,000 बच्चे पे कर दो, तो क्लोजिंग बैलेंस तुम्हारा कितना आ जाएगा? 279055 आ जाएगा। फिर आओ 279055 के ऊपर इंटरेस्ट लगाओ 16743। ये फिर रेंट पे कर दो तुम 50। तो अब जो तुम्हारी वैल्यू बची हुई है 245798, 245798। फिर इस पे इंटरेस्ट निकालो 14748। पेमेंट कर दो 50,000। फाइनली आ गए हम कहाँ पे? 210546। क्या नाम दो इसका, ये बताओ। ये हमारा आ गया लायबिलिटी। जिस दिन हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं उस दिन हमारे पास ये पुरानी लायबिलिटी है, ये ओल्ड लायबिलिटी है। इसी से मुझे काम है कि ओल्ड लायबिलिटी हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे। चलिए अब एसेट्स की बात करो, तो तुम एसेट्स कौन सा बुक करोगे? यही वाला जो एसेट्स बुक करोगे, जितनी की लायबिलिटी है साहब उतने का ही तो एसेट्स बुक होगा। तो एसेट्स लोगे आप 367950 का, इसमें तुम माइनस कर दो डेप्रिसिएशन फॉर 5 साल, तो तुम्हारा ये वैल्यू कितना आएगा? जल्दी से बताओ, क्योंकि टोटल जो डेप्रिसिएशन है बच्चे 367950 का तुमने एसेट्स लिया, तब लाइफ तो तुम 10 साल ही मांग रहे थे इंटू 5, तो इसका आधा ही तो जीवन समाप्त हुआ है। 367950 ये आ जाएगा वैल्यू 183975, मतलब ये 183 दोनों बराबर ही होगा। ये माइनस करके तुम्हारे पास ये वैल्यू आ गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने एसेट्स की वैल्यू निकाल ली 5 साल के बाद और लायबिलिटी की वैल्यू मैंने निकाल ली 5 साल के बाद। क्यों सर? क्योंकि 5वें साल के बाद फिर जो अपना एस्टिमेशन था वो एस्टिमेशन और स्कोप दोनों क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को।
चलिए ये वैल्यू मुझे याद रखना है 210546 और ये आया था 183975। लीज लायबिलिटी है अपना 210546 210546 और एसेट्स जो आया अपना ये आ गया 183975। अब मुझे बताओ डी रिकॉग्निशन कितना होगा? डी रिकॉग्निशन ऑफ लीज्ड एसेट्स एंड लायबिलिटी बाय कितना परसेंट? 50%। 50% से आपको इसको हटाना है। तो जब आप इसको 50% से हटाओगे तो बताओ 2,10,540 माइनस कर दो 50% और ये 183975 माइनस कर दो 50% तो इसका आधा कर दो, तुम्हारा ये आ गया 91,987.50 और ये जो है तुम्हारा 210,540 इसका तुम करोगे आधा तो ये आएगा तुम्हारा 105,270। तो सारे बच्चे ध्यान दें, मेरे जो लायबिलिटी है और ये है मेरा एसेट्स, तो लायबिलिटी मेरा कम हुआ तो मैं लिखूंगा लीज लायबिलिटी डेबिट। कितना डेबिट? 105,270। और मेरे जो एसेट्स हैं रॉ एसेट्स जिसे आप बोलते हो, ये एसेट्स कितना से कम हो गया? 91,987.50 से। मतलब लायबिलिटी आपका ज्यादा से कम हो रहा है, एसेट्स आपका कम से कम हो रहा है, तो आपका क्या हो गया? फायदा हो गया। तो इसे बोलते हैं डी रिकॉग्निशन। तो ये आप ढूंढ लो फायदा कितना हुआ 91,987.50। ये आपका आ जाएगा 13,282.50। ये आपका बैलेंसिंग फिगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस बुक हो जाएगा। ये मैंने डी रिकॉग्नाइज किया, 50% से कम हुआ तो 50% से डी रिकॉग्नाइज किया। तो कितना परसेंट से कम होगा ये सवाल में दिया होगा, तो उसके तुम घबराओ मत, ये आप अनुमान लगा लोगे। बोलता कि नहीं 5,000 और 3,000 समाप्त हो गया, 2,000 ही रखेंगे, तो 60% कर देते हैं। चलो तो ये आपने सीख लिया कि हाउ टू डी रिकॉग्नाइज एंड बुक द प्रॉफिट और लॉस। तो जहां भी डी डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज का मतलब एसेट्स कम हो गया, लायबिलिटी कम हो गया शुरू में ही, तो शुरू में ही कम हो गया मतलब मेरे पैसे बच गए, तो डिक्रीज में आपको प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा बुक करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट पार्ट चलिए अब रीमेजरमेंट करेंगे। रीमेजरमेंट बाकी है क्योंकि ये तो आपने कब किया? मॉडिफिकेशन के डेट पे किया। मॉडिफिकेशन के डेट से अब आगे जो आपके 5 साल है वहां तो आपको रेंट देना है और कम रेंट देना है। तो आइए चलिए ध्यान दीजिए, रीमेजरमेंट ऑफ फ्यूचर लायबिलिटी। IRR जो है अब शायद 5% हो गया है, तो हम नया वाला IRR ही लेंगे क्योंकि फिर से सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है। तो अब जो मुझे देने हैं रेंट कितने देने हैं मुझे बताओ? न्यू लायबिलिटी कितना आएगा? न्यू लायबिलिटी आएगा हमारा 30,000 रुपया देंगे हम इंटू PVAF कितने सालों के लिए? तो फर्दर 5 सालों के लिए। कितना परसेंट पे? तो 5% पे 5 ईयर का, तो ये आपका आ जाएगा 129,900। ये आप कैलकुलेट कर लो। तो अब मुझे बताओ कि एंट्री पास करने के बाद न्यू जो आपकी लायबिलिटी आई थी वो न्यू लायबिलिटी कितनी आई थी? आपने डी रिकॉग्नाइज कर दिया था ना न्यू लायबिलिटी, तो न्यू लायबिलिटी जो आपने डी रिकॉग्नाइज किया वो कितना से किया था जल्दी से बताओ? अभी मैंने जस्ट पिछले पेज में करवाया था। न्यू लायबिलिटी आपने 50% से, तो ये आपका न्यू लायबिलिटी जो होगा 105,273 ये आपका ओल्ड लायबिलिटी था
डी रिकॉग्निशन के बाद ये ओल्ड लायबिलिटी था, ये बढ़ जाएगा अपना कितना से 129,900 रुपया से ये बढ़ जाएगा। ठीक, और जो अपना न्यू एसेट्स होगा, अभी आपने एसेट्स भी कम किए थे, तो एसेट्स जो आपका आया था 91,987.50, वह एसेट्स भी आपका 1,29,900 से बढ़ जाएगा। तो नई एंट्री क्या होगी, ये होगी नई एंट्री ROU एसेट्स डेबिट टू लीज लायबिलिटी, कितना से, जो अपना फर्दर चेंज हो रहा है 129,900 129,900। ठीक, तो जब भी डिक्रीज हो रहा है तो जो पुराना एसेट्स और लायबिलिटी है उसको डी रिकॉग्नाइज कर दो, उससे प्रॉफिट एंड लॉस बुक कर लो, और फर्दर देखो कि हमें कितना किराया देना है। तो हमें जो किराया देना हो, कितना किराया देना, 1,29,900 के किराया देने हैं मुझे। एक 1,29,900 का मुझे किराया देना है, और हमने लायबिलिटी कितना बुक कर रखा था, सॉरी यहाँ पे जब आप न्यू लायबिलिटी इतना लोगे ना, एक सेकेंड, ये न्यू लायबिलिटी जो आप लोगे, ये लोगे 105 इसने का, और ये आपका ये आ गया इतना, तो डिफरेंस जो होगा, ये डिफरेंस कितने से बुक होगा, लायबिलिटी जो बढ़ेगा आपका वो कितना से बढ़ेगा, लायबिलिटी जो बढ़ेगा अपना, लायबिलिटी सेल इंक्रीज बाय, यदि आपसे पूछे कि लायबिलिटी बढ़ेगा कितना से, तो ये लायबिलिटी बढ़ेगा 1,29,900 माइनस 105,273, तो लायबिलिटी अपना डिफरेंस से ही बढ़ेगा। ₹24,627 इतना से अपना लायबिलिटी बढ़ेगा, 24,627 रुपये से लायबिलिटी बढ़ेगा। तो आपके एग्जाम में पूछा है कि सिर्फ लायबिलिटी कितना से बढ़ेगा, तो ये मुझे न्यू लायबिलिटी करनी पड़ेगी। यहां ध्यान दो, न्यू लायबिलिटी जो है, ओल्ड लायबिलिटी अपना इतना है और ये अपना न्यू लायबिलिटी है। ओल्ड लायबिलिटी आफ्टर डी रिकॉग्निशन इतना आ गया और न्यू लायबिलिटी इतना आ गया, तो जो अपना चेंज होगा लायबिलिटी वो इतना से होगा। फिर न्यू एसेट्स जो है, न्यू एसेट्स कितना हो गया, ये 1,29,900 का से इतना से ये न्यू एसेट्स बढ़ेगा अपना, तो एसेट्स पूरा इतना से ही बढ़ेगा, 1,29,900 रुपए से एसेट्स बढ़ेगा, ये पुराना एसेट्स है, इतना से आपको एसेट्स बढ़ाना है। देखो बच्चे, यदि हम डी रिकॉग्नाइज कर दिए थे, तो डी रिकॉग्निशन के बाद अपनी जो लायबिलिटी आई थी वो कितने की आई थी, 105,273 रुपए की आ गई थी। अब इतना लायबिलिटी तो पहले से बुक है, ये लायबिलिटी पहले से बुक है मेरे पास, और मुझे, और ये लायबिलिटी आपको दिख रहा है, तो 105,273 की लायबिलिटी पहले से ही बुक है, और मुझे लायबिलिटी अब कितना दिख रहा है, यहां से 1,29,900 की लायबिलिटी दिख रहा है मुझे फ्यूचर में। तो जो 1,29,900 का हम लायबिलिटी बुक करेंगे, तो न्यू लायबिलिटी कितना से बुक करेंगे, इतने से तो बुक करेंगे, क्योंकि इतना तो पहले से ही बुक है। और फिर न्यू एसेट्स की बात करें, तो ये इतना एसेट्स तो हमने बुक कर ही लिया है पहले से, तो इसमें आप इसको माइनस कर दोगे तो उतना पैसे आपको नए एसेट्स बुक करने हैं, पूरे से बुक नहीं करने हैं आपको। ये मैंने जल्दी में लिख दिया, इसको आप ऐसे समझो कि जो ROU एसेट्स है अपना, डेबिट टू लीज लायबिलिटी, तो
लीज लायबिलिटी कितना से बढ़ेगा अपना, 1,29,900 रुपया का अपने को फ्यूचर में लीज लायबिलिटी दिख रहा है। और अभी तक जो हमने लीज लायबिलिटी बुक कर रखा है वो कितना बुक कर रखा है, 105,273। तो 1,29,900 माइनस 105,273, ये अपना आ जाएगा 24,627 रुपया। और जब एसेट्स की बात आएगी तो एसेट्स की बात करें तो एसेट्स फिर से देखो 1,29,900 है और हमारे पास पहले से कितना एसेट्स है, 91,987.50। तो आपको इतना रुपया से ही 24,627 रुपया से ही आपको एसेट्स बढ़ाना पड़ेगा। जितना से लीज लायबिलिटी बढ़ा है उतना से ही आपको एसेट्स बढ़ाना पड़ेगा। जितना रुपया से आपका लीज लायबिलिटी बढ़ा है उतना रुपया से ही आपको एसेट्स बढ़ाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है इसमें। लास्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है आप लोगों को, मैं समझ रहा हूँ। देखो यहाँ पे जो न्यू लायबिलिटी है ना, न्यू लायबिलिटी हमने कितना बुक किया, ध्यान दें 1,29,900। तो इतना लायबिलिटी तो पहले से ही बुक है, तो मुझे इतने ही तो लायबिलिटी बढ़ाने हैं और जितना मुझे लायबिलिटी बढ़ाना है उतना से ही मेरा एसेट्स बढ़ेगा। जो पहले के एसेट्स थे वो पहले के एसेट्स इतने के ही रहेंगे, ये पार्ट नहीं देखना है मुझे। चलिए थैंक यू। रिमेनिंग पार्ट जो है इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 के बाद उसको ट्राई करके लाइएगा, फिर हम लेसन की अकाउंटिंग करेंगे।